So this is the 10M Expert IAS channel, and we are completing our NCERT class 11 Fundamental of Physical Geography, and this is the chapter 6 Geomorphic Processes. Okay, so we have covered the back chapters in the previous classes, so this is the class for chapter 6 Geomorphic Processes. Let's start it. After learning about the Earth was born, how it evolved its crust and other inner layers, how its crystal plates moved and are moving, and other information on earthquakes, the form of volcanoes, about the rocks, minerals the crust is composed of, ये सब कुछ हमने पहले वाले में पढ़ लिया कि अर्थ कैसे फॉर्म होती थी, अर्थ में कैसे अंदर वॉल्केनोज का, अर्थक्वेक्स का कैसे प्रोसेस से इवॉल्व होता था. ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस कि हम अब मोर डिटेल में जाते हैं कि मोस्टली जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो एंडोजेनिक और इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं जो अर्थ को बनाते और बिगाड़ते हैं, वो जो प्रोसेसेस होते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. First of all, the Earth crust is dynamic. You will aware that it has moved and moves vertically and horizontally. Okay? Earth का crust जो है मतलब the lithosphere, the upper part वो dynamic है, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे. Of course, it moved a bit faster in the past than rate at which it is moving now. Okay? The difference in the internal forces operating from within the earth which built up the crust have been responsible for the variation in the outer surface of the earth. जो आज outer surface of the earth है ना, earth है, वो जो इंटरनल अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं उसका रिजल्ट है. The earth surface is being continuously subjected to the external force including induced basically by energy. जो अर्थ का जो सरफेस है वो कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड हुआ है एक्सटर्नल फोर्स से भी, जो कि हम सन लाइट को बोल सकते हैं. ऑफ कोर्स द इंटरनल फोर्स आर स्टिल एक्टिव दो विद डिफरेंट इंटेंसिटीज. दैट मींस द अर्थ क्रस्ट इज बीइंग कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड टू बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ओरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बाय इंटरनल फोर्स फ्रॉम विद इन द अर्थ. जो हमने अभी भी बोला कि अर्थ जो है वो दोनों चीजों से अफेक्ट हो रहा है, एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक. एक्सोजेनिक वो होते हैं जो आउटर एटमॉस्फेयर से की एजेंट्स होते हैं जो अर्थ को अफेक्ट करते हैं, और इंडोजेनिक जो अर्थ के इंटीरियर से टेक्निकल चीजें होती हैं जो अर्थ को अफेक्ट करती हैं. द एक्सटर्नल फोर्सेस आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड द इंटरनल फोर्सेस आर नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेस. द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्ट इन द वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ, एलिवेशन एंड फिलिंग अप ऑफ बेसिन डिप्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस. जो एक्सोजेनिक प्रोसेस का एक्शन होता है वो क्या होता है कि एक विंड चल रही है और वो बहुत सारे पेबल्स जो होते हैं जो कि बोल्डर्स होते हैं और अर्थ और लॉक्स के छोटे मोटे हिस्सों या रॉक्स को बहुत सारी क्वांटिटीज में विंड अपने साथ काइनेटिक एनर्जी के थ्रू लेके चली जाती है और वो उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में फिल कर देती है. द फिनोमेना ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन इज कॉल्ड ग्रेडेशन. ओके, आप याद कर लीजिएगा ग्रेडेशन. द फिनोमेना ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेसेस और बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेसेस. जो ग्रेडेशन होता है वो होता है कि कोई भी रिलीफ स्ट्रक्चर है अर्थ में, जैसे कोई माउंटेन है और उसका वियरिंग डाउन, उसका टूटना बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. द एंडोजेनिक प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली एलिवेट और बिल्ड अप पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड हेंस द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस फेल्स टू इवन आउट द रिलीफ वेरिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस. ठीक है, मोस्टली ये माना जाता है कि जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं वो जो होते हैं अर्थ के रिलीफ स्ट्रक्चर में इंक्रीज करते हैं, जैसे माउंटेन्स बिल्ड करते हैं, बहुत सारी चीजें बिल्ड करते हैं. लेकिन जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं वो उसको तबाह करते हैं. जैसे कोई बहुत विंड वेव आई है या बहुत ज्यादा तूफान आया है तो वो एक पूरे माउंटेन स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा और उसकी हाइट और रिलीफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा. So variation remains as long as the opposition action of exogenic and endogenic forces continue. हमेशा variation जो है अर्थ क्रस्ट में इसलिए ही रहेगा क्योंकि एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेसेस फोर्सेस इवन नहीं है. जिस दिन वो इवन हो गई ना तो अर्थ क्रस्ट में कोई वेरिएशन नहीं रहेगा. इन जनरल टर्म्स द एंडोजेनिक फोर्सेस आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस आर मेनली लैंड वियरिंग फोर्सेस. ओके, वो लैंड बिल्डिंग करती हैं और वो लैंड को वियर करती हैं. लैंड बिल्डिंग मतलब लैंड को बनाना, लैंड में पहाड़ इन सबको बनाना, और लैंड वियरिंग मतलब जो चीजें पहले से बनी हुई है उनको तोड़ना. द surface of the earth is sensitive. Humans depends on it for their sustenance and have been using it extensively and intensively. So it is essential to understand its nature in order to use it effectively without disturbing its balance and diminishing its potential for the future. ओके, यहाँ पे बस इतना ही दे रखा है. ये जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में ही बताया गया है. अब हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते क्या हैं. ओके, यू वुड लाइक टू नो द मीनिंग ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. द एंडोजेनिक एंड द एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेसेस एंड केमिकल एक्शन. ओके, कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेसेस एंड केमिकल एक्शन ऑन द अर्थ मटेरियल एंड ब्रिंग अबाउट चेंज इन द कन्फिगुरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. आपको बताना चाहेंगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो होते हैं कि जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि अर्थ क्रस्ट को चेंज करती हैं, किस हिसाब
से कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस, या तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज लाके या उसके ऊपर कोई केमिकल एक्शन करके, और जो उसकी वजह से अर्थ के क्रस्ट में चेंज आता है उसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। डायस्ट्रफिज्म एंड वोल्केनिज्म और एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ये दोनों एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। वोल्केनिज्म हम अच्छे से जानते हैं, डायस्ट्रफिज्म होता है the breaking down of the earth crust. These have already been discussed in brief in the preceding units. Weathering, mass wasting, erosion and deposition are exogenic morphic process. अब वो तो दो होते थे एंडोजेनिक, अब एक्सोजेनिक चार होते हैं। वेदरिंग होता है, मास वास्टिंग होता है, इरोजन होता है, डिपोजिशन और एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये हम चारों टर्म अभी इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। These exogenic processes are dealt with detail in this chapter. Any exogenic elements of nature like water, ice and wind, हम exogenic processes के बारे में पढ़ रहे हैं। Capable of acquiring and transporting earth material can be called as geomorphic agent। ठीक है, हम geomorphic processes की definition पढ़ चुके हैं। अब geomorphic process जो होता है एक तरीके से geomorphic agent की वजह से वर्क करता है। तो जो exogenic processes होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर अर्थ के बाहर जो काम कर रहे हैं, वो क्या है, वाटर, आइस और विंड। ठीक है, तो वो जो है उनके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है वो एक्वायर और ट्रांसपोर्ट अर्थ मटेरियल, अर्थ के मटेरियल को एक्वायर करना और ट्रांसपोर्ट करना, तो उनको जियोमॉर्फिक एजेंट बोला जाता है। व्हेन दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकेम मोबाइल ड्यू टू ग्रेडियंट्स, दे रिमूव द मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट देम ओवर स्लोप्स एंड डिपॉजिट देम एट लोअर लेवल्स। ठीक है, वो अपने साथ जो है बहुत मटेरियल्स को लेके चलते हैं, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन या कहीं पे भी छोड़ देते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट्स स्पेशली एक्सोजेनिक अनलेस स्टेटेड सेपरेटली आर द वन ऑफ द सेम। ओके, जियोमॉर्फिक प्रोसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट मोस्टली सेम ही होते हैं अगर उनको अलग से स्पेसिफिकली डिफरेंस नहीं बताया गया, क्योंकि जियोमॉर्फिक एजेंट की वजह से ही जियोमॉर्फिक प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। A process is a force applied on the earth material affecting the same. An agent is a mobile medium like running water, moving ice, wind, waves, current, etc. which removes, transport and deposit earth material. Okay? तो agent जो होता है जैसे running water हुआ, moving ice हुआ, wind waves हुआ, current हुआ, जो कि which removes, transports and deposit earth material. वो अर्थ के मटेरियल को सबसे पहले हटाता है, वो कहीं से उठाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा और कहीं रखेगा। रनिंग ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स, करंट एटसेट्रा कैन बी जियोमॉर्फिक एजेंट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रेविटी बिसाइड्स बीइंग अ डायरेक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑल डाउनस्लोप मूवमेंट ऑफ द मैटर आल्सो कॉज स्ट्रेसेस ऑन द अर्थ्स मटेरियल। ग्रेविटी एक तो डायरेक्शनल फोर्स है, लेकिन क्या है, वो स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा काम करती है। इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस एक्टिवेट वेव्स एंड टाइड इंड्यूस करंट्स एंड विंड्स। जो इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस होते हैं वो वेव और टाइड को इंड्यूस करते हैं, हम सब जानते हैं। विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट्स देयर वुड बी नो मोबिलिटी, हेंस नो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन आर पॉसिबल। ग्रेविटी डायरेक्शनल फोर्स है और वही जो है एजेंट्स को, जैसे ऊपर चल रहे हैं तो ग्रेविटी की वजह से ही कोई भी ऊपर का एजेंट नीचे गिरता है, तो अगर ग्रेविटी और ग्रेडियंट नहीं होगा तो उसकी वजह से कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट काम करेगा ही नहीं। So gravitational stresses are as important as the other geomorphic process. Gravity is the force that is keeping us in contact with the surface, we all know, and it is the force that switches on the movement of all surface material on the earth. All the movement either within the earth or on the surface of the earth occur due to gradients from higher level to low level, from high pressure to low pressure area. Okay, जितना भी movement होता है अर्थ सरफेस का वो gradients की वजह से होता है, या तो वो high level to low level जा रहे होते हैं, या तो वो low pressure to high pressure जा रहे होते हैं। जैसे wind भी move करती है high pressure to low pressure area में, वैसे ही because of the difference in the gradients. अब हम एंडोजेनिक प्रोसेसेस पढ़ते हैं। एंडोजेनिक का मतलब क्या हुआ, जो अर्थ के अंदर हो रहे हैं। द एनर्जी एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ इज द मेन फोर्स बिहाइंड एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जो एनर्जी अर्थ के अंदर चल रही है उसकी वजह से, उसका ही रीजन होता है एंडोजेनिक प्रोसेसेस। द एनर्जी जो कि डेवलप होती है वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो थी अर्थ के क्रस्ट के अंदर चल रही है, जैसे मेंटल के अंदर जो चल रही होती है, और रोटेशनल और टाइडल फ्रिक्शन जो अर्थ का होता है, और प्रीमोडियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के ओरिजिन से जो बहुत सारी हीट डेवलप हुई थी जो अर्थ के क्रस्ट में है, वो उसमें अर्थ के कोर में है। These energy due to geothermal gradients and heat flows from which induce diastrophism and volcanism in the lithosphere. Due to the variation in the geomorphic gradients and heat flow from within, उसकी वजह से क्या क्या क्रिस्टल थिकनेस और स्ट्रेंथ, द एक्शन ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस आर नॉट यूनिफॉर्म। तो ना ही एक्सोजेनिक फोर्सेस की कोई भी चीज यूनिफॉर्म है, और ना ही एंडोजेनिक प्रोसेस पूरे अर्थ क्रस्ट को लेकर वो यूनिफॉर्म है। अब हम पढ़ते हैं डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है। All processes that move, elevate or build a portion of the earth crust come under diastrophism. Diastrophism वो सारी चीजें प्रोसेस को इंक्लूड करता है जो भी अर्थ क्रस्ट को बिल्ड कर रही है या ब्रेक कर रही है। डायस्ट्रॉफिज्म जो है वो दो टाइप के होते हैं, और ओरोजेनिक होता है और एपिरोजेनिक। डायस्ट्रॉफिज्म वैसे तो चार टाइप के होते हैं, मेनली उसके इंक्लूड होते हैं, लेकिन हम इन दोनों पे ज्यादा फोकस करेंगे, ओरोजेनिक एंड एपिरोजेनिक पे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं ओरोजेनिक क्या होता है। ओरोजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्व माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सीवियर फोल्डिंग एंड अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये अभी हम आगे आपको अच्छे से समझाएंगे क्या होता है।
होता है। ऑरोजेनिक प्रोसेस क्या होता है, एक वो आपको ये याद करने की चीज है कि ऑरोजेनिक प्रोसेस एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। इससे जो है अर्थ का क्रस्ट अपवर्ड्स भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है थ्रू सीवियर फोल्डिंग, ठीक है। फोल्डिंग एक तरीके से आप ये मान लीजिए जैसे आपने एक पेपर होल्ड कर रखा है, ओके, और आप पेपर को जैसे ही सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जैसे ये पेपर है, आप इतना मानिए इधर से भी एक फोर्स लग रही है, इधर से भी एक फोर्स लग रही है, तो उसमें एक ऐसा कर्व आ जाएगा, तो उसे फोल्डिंग बोलते हैं, अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेड्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब एपिरोजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्व अपलिफ्ट और लैपिंग ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। एपिरोजेनिक प्रोसेस में अपलिफ्ट होता है और लैपिंग ऑफ द लार्ज, जो अर्थ क्रस्ट का पार्ट है ना, वो लैप होने की फॉर्म में आ जाता है। अब थर्ड हुआ अर्थक्वेक्स एंड फोर्थ हुआ प्लेट टेक्टोनिक्स। इन द प्रोसेस ऑफ ओरोगेनी द क्रस्ट इज सेवरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स। जैसी ओरोगेनी में होता है ना, वो जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत सारे फोल्ड्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे हमने अभी अभी आपको बताया। तो हम आपको इससे शो करना चाहेंगे कि ये हम पहले पढ़ रहे हैं कि ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जैसे हमने अभी पढ़ा कि हम ये आगे भी पढ़ेंगे कि रिवर एक्टिविटीज होती है, विंड एक्टिविटीज होती है, ग्लेशियर एक्टिविटीज होती है, वेव मटेरियल होता है, मेराइन एंड कोस्टल जियोमॉर्फिक एनवायरनमेंट। और ये हम पढ़े ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक। क्या है ओरोजेनिक में, क्या होता है, जो फोर्स है ना वो दोनों तरफ सेम अप्लाइड हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि वो सेम अप्लाइड हो रही है फोर्स, तो जिसकी वजह से ये एक माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस हो रहा है, जैसे हमने पढ़ा कि वो माउंटेन बिल्डिंग होता है। और एपिरोजेनिक होता है कि ये फोर्सेस दोनों तरफ से अलग अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से ये जो है ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है। जैसे वो पहले इतना ही एरिया था, लेकिन जैसी जैसी फोर्स बढ़ेंगी तो ये पूरा क्रस्ट आगे भी इधर बढ़ेगा और ये पूरा क्रस्ट आगे इधर इंक्रीज होगा, तो ये माउंटेन बिल्डिंग, ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस होता है, ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है, ओके। अब हम वापस उसी पे ही आ जाते हैं, सॉरी, या अर्थक्वेक्स हो गया। अब ओरोजेनिक इज अ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस वेयर एपिरोजेनिक इज अ कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस, जो हमने अभी अभी आपको समझाया। दो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओरोगेनी एपिरोजेनिक अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक्स देयर कैन बी फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में एक बहुत ज्यादा अर्थ का क्रस्ट है, उसमें फॉल्ट भी हो सकता है, और हम जैसे मान लीजिए कि जैसे ही मतलब बहुत सारी अर्थ की क्रस्ट की डिफरेंट लेयर्स बन सकती हैं। ऑल दीज प्रोसेसेस कॉज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस व्हिच इन टर्न इंड्यूस मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स, ठीक है। हमने ये पहले पढ़ा था कि जैसे ही पीवीटी इंक्लूड हो जाता है तो डीक्रिस्टलाइजेशन ऑफ रॉक होता है। डीक्रिस्टलाइजेशन जब भी होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक में ही होता है, तो इन सब की वजह से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म इंक्लूड द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा, जो हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है, और जिसकी वजह से ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ मेनी इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव वॉल्केनिक फॉर्म्स। Many aspects of volcanics has already been detailed under the last chapter. Now, exogenic processes. Exogenic processes derive their energy from atmosphere determined by the ultimate energy from sun, and also gradient created by tectonic factor. यही एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होता है। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो बाहर की तरफ प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, जो हमने अभी भी फोटो देखी थी वही है, हम आपको पढ़ाते क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अपॉन ऑल अर्थ मटेरियल हैविंग ए स्लोपिंग सरफेस एंड टेंड्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द मैटर इन डाउनवर्ड स्लोप। जो भी स्लोपिंग मटेरियल होता है उस पे स्लोपिंग सरफेस होता है, उस पे ग्रेविटेशनल पुल होता है कि जो भी स्लोप सरफेस है ऊपर का जो बोल्डर है या पत्थर है वो नीचे आने की तरफ कोशिश करता है, ठीक है। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स ही मान लीजिए, यहाँ पे फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है ना उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। किसी भी सॉलिड में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा अगर हम उसको पुश करते हैं, सेम डायरेक्शन में उस पर प्रेशर डालते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में उस पर प्रेशर डालते हैं, पुश और पुल। दिस इंड्यूस डिफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे किसी चीज पे प्रेशर डलेगा वो डिफॉर्म होती है, ठीक है, वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करती है। फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ द अर्थ मटेरियल आर शियर फोर्सेस। जो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मटेरियल हो रही है, मतलब बिल्कुल फेस टू फेस हो रही है, उसे शियर फोर्सेस बोलते हैं। इट इज द स्ट्रेस दैट ब्रेक्स रॉक्स एंड अदर अर्थ मटेरियल। जैसे ऊपर यही स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से अर्थ जो है ब्रेक होती है डिफरेंट मटेरियल्स में। द शियर स्ट्रेस रिजल्ट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लिपेज। बिसाइड्स द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस अर्थ मटेरियल बिकेम सब्जेक्टेड टू मॉलिक्यूलर स्ट्रेस दैट मे बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर अमंगस्ट व्हिच टेंपरेचर चेंजेस। ये तो हमारा ग्रेविटेशनल स्ट्रेस हुआ, ग्रेविटी की वजह से कोई ऊपर से पत्थर नीचे गिरा, तो जैसे ही उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई तो उसकी बॉडी में चेंज होगा। ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस भी होते हैं जो टेम्परेचर, प्रेशर की वजह से चेंज होते हैं, जैसे क्रिस्टलाइजेशन और मेल्टिंग भी उसी में आते हैं। अब थर्ड होते हैं केमिकल प्रोसेसेस।
normally lead to loosening of the bond between grains, dissolving of the soluble mineral और cementing material. chemical process की वजह से भी dissolve हो जाते हैं बहुत सारे metal या cementing material, और भी chemical processes बहुत effect करता है. Thus the basic reason that lead to weathering, mass movement, erosion and deposition is development of stress in the body of the earth material. ठीक है, जो basic reason होता है ना weathering, अभी हमें आगे पढ़ाएंगे क्या होता है weathering, क्या होता है mass movement, क्या होता है erosion और deposition. उसका बेसिक मूवमेंट है कि स्ट्रेस होता है. स्ट्रेस मतलब एक फोर्स, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है कुछ भी फोर्स हो, लेकिन वहां पे एक फोर्स लगेगी तभी ये सारे आगे के चीज काम करेंगे. All these are different climatic regions on the earth surface. The exogenic geomorphic processes vary from region to region. Temperature and precipitation are the two important climate elements that control various processes. All the exogenic geomorphic processes are covered under the general term denudation. जितने भी ये सर सिर्फ एक्सोजेनिक की बात करें, यहाँ पे डेन्यूडेशन वो सारे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस कवर करता है. ठीक है, द वर्ड डेन्यूड मीन टू स्ट्रिप्स ऑफ और टू अनकवर. जैसे हमने पढ़ा था कि एक्सोजेनिक प्रोसेस जो होते हैं वो रिपिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट का काम करते हैं, मतलब वो ब्रेक करने का काम करते हैं. तो यहीं पे वर्ड यूज हुआ है डेन्यूड. डेन्यूड का मतलब होता है स्ट्रिप ऑफ टू अनकवर, कि उसको तोड़ना या उसको उतारना. वेदरिंग, मास वास्टिंग, मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन, यही चार एजेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे. द फ्लो चार्ट गिव द डिनंडिएशन प्रोसेस एंड देयर रिस्पेक्टिव ड्राइविंग फोर्सेस. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस कैसे होता है. जैसे हम वेदरिंग को पढ़ते हैं, वेदरिंग के पीछे क्या जैसे हमने अभी पढ़ा कि बेसिक कोई एक स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस किसकी वजह से डेवलप होता है, एक फोर्स की वजह से. तो ये है वेदरिंग. वेदरिंग के पीछे कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर और केमिकल, हमने अभी पढ़ा. मास मूवमेंट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मास मूवमेंट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. ठीक है, और इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है. ओके, द डेंसिटी, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा. विच लार्जली डिपेंड्स अपॉन प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली ऑन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस. व्हाइल डिफरेंट क्लाइमेटिक एजेंट्स देयर मे बी लोकल वेरिएशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स ड्यू टू अर्थ पे डिफरेंट क्लाइमेटिक एजेंट्स होते हैं, और जिसकी वजह से डिफरेंट एल्टीट्यूड डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट वेजिटेशंस होते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं. वहाँ का पर्टिकुलर क्लाइमेट अलग होता है, वहाँ का वेदर अलग होता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं एक एरिया के कंपेयर में दूसरे एरिया में. यही बताया गया है. जैसे क्लाइमेट फैक्टर्स being equal, the intensity of action of exogenic geomorphic processes depends upon type and structure of rocks. अगर क्लाइमेट फैक्टर भी इक्वल हुआ ना, तो सेकंड चीज डिपेंड करती है कि वहाँ के रॉक कैसे हैं. एक एरिया के रॉक काफी हार्ड और स्ट्रांग हो सकते हैं, और एक एरिया के रॉक काफी सॉफ्ट. तो जहाँ पे सॉफ्ट है वहाँ पे जो है एक्सोजेनिक प्रोसेस मोर ज्यादा इंटेंसिटी से वर्क करेगा. The term structure includes such aspects of rock as fold, faults, orientation and inclusion of beds, presence or absence of joints, bedding, planes, ये सारी चीजें. अब यहाँ पे है डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक विद डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर ऑफर वेरिंग रेजिस्टेंस टू वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेस. सेम ये है. अब जैसा एक बहुत ही हार्ड रॉक है और उसके ऊपर विंड अपना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लगा रही है, तो वो इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा जितना एक कंपैरिजन में सॉफ्ट रॉक हो जाएगा. तो यही बताया गया है कि डिफरेंट रॉक्स जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं डिफरेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को लेके. A particular rock may be resistant to one process and non-resistant to another. And under varying climatic condition, particular rocks may exhibit different degrees of resistance to geomorphic process. Hence, they operate in different rates and give rise to difference in topography. Okay. Finally, it boiled down to one factor: difference on the surface of the earth, so originally related to the crustal evolution, continued to exist in some form or the other due to differences in the time and structure of the material, differences in geomorphic processes and in the rate of operation. तो ये तीन चीजों में डिवाइड हो गया. डिफरेंस इन टाइम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की टाइप और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैसा है एक एरिया में. दूसरा, डिफरेंस इन जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वहाँ पे कौन सा प्रोसेस लग रहा है. और तीसरा, वहाँ का ऑपरेशन क्या है. अब हम डिटेल में पढ़ते हैं वेदरिंग. जैसे हमने एक्सोजेनिक्स में चार पढ़ा, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन. तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं वेदरिंग. वेदरिंग इज एन एक्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल. ओके, वेदरिंग हमें खुद ही वर्ड सजेस्ट करा है कि वो वेदर या क्लाइमेट से ही रिलेटेड है. देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस विद इन वेदरिंग व्हिच एक्ट आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर. वेदरिंग के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो एक इंडिविजुअली और टुगेदर अफेक्ट करते हैं किसी भी अपने एक्सोजेनिक प्रोसेस के एजेंट को. वेदरिंग इज डिफाइंड एज ए मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स. क्या है? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर भी बहुत सारे, जैसे रेन हो गया और थंडर स्टॉर्म हो गया, ये सारे एक्शंस जो वो एलिमेंट्स है वो वेदर और क्लाइमेट के अंदर आते हैं. तो इनका इफेक्ट किसी भी बॉडी पर मैकेनिकली डिसइंटीग्रेशन और केमिकली डिकम्पोजिशन में कैसे वर्क कर रहा है. As a very little or no motion of the material take place in weather, it is an in situ और an on-site process होता है.
ये उसका नो एज अ वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस इन वेदिंग, बहुत ही कम, और मोशन वेदिंग के बहुत ही कम होता है, तो वो एक ऑन साइड और ऑन सिटू प्रोसेस होता है। वेदिंग प्रोसेस आर कंडीशन बाय मैनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल लाइक क्लाइमेट, टोपोग्राफिक एंड वेजिटेशन फैक्टर, ठीक है। वेदिंग के भी ये सारे वेदिंग प्रोसेस क्या है, इन कंडीशनों से भी इफेक्ट होता है, यहाँ की जियोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, टोपोग्राफिकल, वेजिटेशन फैक्टर कैसा है। Climate is of particular importance. Not only weathering process differ from climate to climate, but also the depth of weathering matter. Okay, ये चार्ट है, इसमें बताया हुआ है कि फ्रेश रॉक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए है। देयर आर 3 मेजर ग्रुप ऑफ वेदिंग प्रोसेसेस। अब हम वेदिंग के बारे में पढ़ें तो केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल और बायोलॉजिकल वेदिंग प्रोसेसेस। वेदिंग का प्रोसेस होता है, जैसे क्लाइमेट और वेदर किसी भी चीज को अफेक्ट करेंगे तो वो 3 तरीके से कर सकते हैं, तो केमिकल कर सकता है, या फिजिकल और मैकेनिकल कर सकता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल वेदिंग प्रोसेस। अ ग्रुप ऑफ वेदिंग प्रोसेस दैट इज सॉल्यूशन, ओके, कार्बोनेशन, किसी भी कार्बोनेशन किसी भी केमिकल में कार्बन का आ जाना, तो कार्बन की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। हाइड्रेशन, वाटर के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट होना। ऑक्सीडेशन के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट होना। एंड रिडक्शन एक्ट ऑन द रॉक्स टू डिकम्पोज, डिसॉल्व और रिड्यूस देम टू अ फाइन क्लासिक स्टेट थ्रू केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीजन, सरफेस और सॉइल वाटर और अदर एसिड्स हो गया। तो केमिकल प्रोसेस का मतलब यही है कि एक कोई भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट में, जैसे केमिकल के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जैसे सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, उस रॉक को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, उसमें यही होता है। वाटर एंड एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद हीट मस्ट बी प्रेजेंट टू स्पीड अप ऑल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। वाटर, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये बेसिक रहते हैं जो किसी भी रिएक्शन में प्रेजेंट होने चाहिए इंप्रूवमेंट करने के लिए उस रिएक्शन को। अब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन क्या होता है। व्हेन समथिंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और एसिड, द वाटर और एसिड विद डिसॉल्व्ड कंटेंट, when something is dissolved in water or acid, कुछ भी वाटर और एसिड में डिसॉल्व होता है, तो द वाटर और एसिड विद डिसॉल्व्ड कंटेंट, जो उसमें डिसॉल्व है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन हम जानते हैं कि किसी भी एसिड में वाटर बनाना, तो एक वो लेस इफेक्टिव फॉर्म बन जाती है, ठीक है, जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ मिनरल इन वाटर और वीक एसिड। कोई जो मिनरल होता है, कोई भी मटेरियल होता है, वो अपना रियल प्रोसेस या कुछ भी ब्रेकिंग डाउन एक वाटर में मिक्स करके शो करता है, या कोई एसिड में मिक्स करके शो करता है, तो उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद मैनी वाटर, मैनी सॉलिड डिसइंटीग्रेट्स एंड मिक्स अप ए सस्पेंशन इन वाटर। ओके, बहुत सारी रॉक्स जैसी वाटर के टच में आती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और जिसकी वजह से वो वेदरिंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं। soluble rocks forming mineral like nitrate, sulfate and potassium etc. are affected by this process. तो ये सारी rocks affect होती हैं. So these minerals are easily leached out without leaving any residue in rainy climate and accumulated in dry regions. Okay, तो ये एकदम से ही बाहर निकल आते हैं किसी भी रॉक से रेनी क्लाइमेट में, और ड्राई रीजन में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन लाइमस्टोन आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन लाइमस्टोन, जो लाइमस्टोन में प्रेजेंट होते हैं, दोनों मटेरियल वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इन एडिशन टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर कैरीड अवे इन वाटर एज ए सॉल्यूशन, वही सेम चीज। अब हम पढ़ते हैं कार्बोनेशन। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा सॉल्यूशन, फिर हम पढ़ते हैं कार्बोनेशन। कार्बोनेशन इज द रिएक्शन ऑफ द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद मिनरल्स एंड इज कॉमन प्रोसेस हेल्पिंग द ब्रेक डाउन ऑफ फेल्डस्पार एंड कार्बोनेट मटेरियल, ठीक है। कार्बोनेशन क्या होता है? रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इज द नॉट द एक्चुअल फॉर्म ऑफ द कार्बन बट द मिक्सचर ऑफ द कार्बन फॉर्म, बाइकार्बोनेट विद मिनरल एंड इन अ कॉमन प्रोसेस हेल्पिंग ब्रेक डाउन ऑफ द फेल्डस्पार एंड कार्बोनेट मिनरल। जो भी मिनरल कार्बन से बने हैं उनको इफेक्ट करता है ये। Carbon dioxide from the atmosphere and soil air is absorbed by the water to form carbonic acid that act as a weak acid. Okay, carbon dioxide from the atmosphere and soil air is absorbed by water. Water उसे absorb कर लेता है to form carbonic acid, जिसकी वजह से वो carbonic acid बन जाता है और जो कि weak acid की तरह काम करता है, ठीक है। वाटर में एक तरीके से कार्बन मिल गया तो वो कार्बनिक एसिड मिल गया और वो किसी भी अर्थ के मटेरियल पे एक वीक एसिड का काम करेगा। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज द केमिकल एडिशन ऑफ द वाटर। वो पहले कार्बन के होता था, अब यहाँ पे वाटर। मिनरल टेक अप वाटर एंड एक्सपेंड। बहुत सारे मिनरल ऐसे होते हैं कि वो वाटर में करके एक्सपेंड हो जाते हैं। दिस एक्सपेंशन कॉजेज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ और रॉक, जिसकी वजह से वही मटेरियल एक्सपेंड हो जाता है और इंक्रीज इन इटसेल्फ और रॉक हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट टेक्स इन वाटर एंड टर्न्स टू जिप्सम। जैसे कैल्शियम सल्फेट को हम वाटर में मिलाते हैं वो जिप्सम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज मोर अनस्टेबल देन कैल्शियम सल्फेट, जो कैल्शियम सल्फेट के कंपैरिजन में मोर अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही वाटर के सॉल्यूबल से बहुत चीजें इफेक्ट होती हैं। अब जैसे ही क्ले होता है, क्ले में हम जैसे ही वाटर को मिक्स करते हैं वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। क्ले एक पाउडर फॉर्म होता है, लेकिन जैसे ही हम पानी उसमें मिलाते हैं वो बहुत हार्ड हो जाता है। उस वैसे ही वाटर मटेरियल बहुत ज्यादा चीजों को इफेक्ट करता है। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन,
ठीक है, हमने पहले पढ़ा सॉल्यूशन, ठीक है, फिर हमने पढ़ा हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, देन हमने पढ़ा हाइड्रेशन, नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इन वेथिंग ऑक्सीडेशन मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स. ठीक है, यहाँ पे कार्बन होता था, यहाँ पे वाटर होता था, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन, जैसे किसी चीज को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाना. जैसे हम बोलते हैं कि आयरन को अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ज्यादा देर तक लाया जाए तो वो डस्ट डेवलप हो जाता है उसमें. तो यही चीज है ऑक्सीडेशन अकर व्हेन देयर इज अ रेडी एक्सेस टू द एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजनेटेड वाटर. इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेटेड रॉक ब्रेकडाउन अकर ड्यू टू द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन. वही सेम चीजें बताई गई हैं. ये हमने पढ़ा केमिकल वेथिंग प्रोसेस. अब हम पढ़ते हैं फिजिकल वेथिंग प्रोसेसेस. फिजिकल और मैकेनिकल सेम होते हैं. वेथिंग प्रोसेसेस डिपेंड ऑन द सम अप्लाइड फोर्सेस. द अप्लाइड फोर्सेस कुड बी ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, क्रिस्टल ग्रोथ और एक्टिविटी, और वाटर प्रेशर कंट्रोल बाय वेटिंग और ड्राइंग साइकिल्स. तो फिजिकल वेदरिंग में ये सारी चीजें आती हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, एक्सपेंशन फोर्स हो सकता है, या फिर वो वाटर प्रेशर कंट्रोल बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स. Okay, many of these forces are applied both at the surface and within earth material, leading to rock structure हो गया. अब बहुत ये सारी चीजें हर एक अर्थ के मटेरियल पे इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से उसके फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता ही आता है. अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन. ये हमारा फिजिकल के अंदर का पार्ट है. रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक लोड बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंट इरोजन कॉज वर्टिकल प्रेशर रिलीज विद द रिजल्ट दैट अपर लेयर ऑफ द रॉक एक्सपेंड एंड प्रोड्यूसिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक मासेस. ओके, एक बहुत हैवी रॉक, एक किसी रॉक के ऊपर, एक नॉर्मल बेस रॉक के ऊपर बहुत हैवी रॉक है, और जैसे ही उस रॉक का डिनंडेशन स्टार्ट होगा, वो रॉक ब्रेकडाउन स्टार्ट होने लगेगी, तो वो नीचे वाली रॉक पे कम प्रेशर डालेगी, और वो कम प्रेशर डालेगी तो नीचे वाली रॉक को ज्यादा एरिया मिलेगा एक्सपेंड करने के लिए. तो यही इस लाइन में बताया गया है. फ्रैक्चर्स विल डेवलप रफली पैरेलल टू द ग्राउंड फोर्सेज. ऊपर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रही है तो यहाँ पे फ्रैक्चर डेवलप हो जाएंगे. इन एरिया ऑफ द कर्व्ड ग्राउंड फोर्सेज आर्क्ड फ्रैक्चर टेंड्स टू प्रोड्यूस मैसिव शीट और एक्सप्लोसिव रॉक्स. यहाँ पे एक टर्म आती है एक्सफोलिएशन. एक्सफोलिएशन शीट्स ये होती है कि जैसे ही फ्रैक्चर्स डेवलप होते हैं किसी रॉक में, तो जो एक धीरे धीरे एक लेयर टाइप उतरती है. ठीक है, एक हमने बहुत सारे स्टोन्स ऐसे देखे होंगे जिसमें काफी लेयर रहती है. एक तरफ तो 4-5 लेयर होते हैं, दूसरी तरफ 2-3 लेयर ही होते हैं अर्थ की, 2-3 लेयर की होती है एक रॉक में. तो उसे एक्सफोलिएशन बोलते हैं. शीट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपेंशन ड्यू टू अनलोडिंग एंड प्रेशर रिलीज में मेजर हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ द मीटर इन हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट. एक्सफोलिएशन डोम्स रिजल्ट ड्यू टू दिस प्रोसेस. जैसे एक एक्सफोलिएशन डोम है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वाली लेयर है, यहाँ पे ये वाली लेयर है. अब थर्ड आता है टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन. ओके, टेम्परेचर चेंज. वेरियस मिनरल्स इन रॉक पोजेस देयर ओन लिमिट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. The various mineral in rock possess their own limit of expansion and contraction. With rise in the temperature, every mineral expands and pushes against. ठीक है, हर एक मिनरल की अपनी एक टेंडेंसी होती है किसी भी प्रेशर और टेम्परेचर को हैंडल करने की. तो वो एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे ही स्टेबल रहता है. जैसे ही वो टेम्परेचर और प्रेशर उसका एक्सटेंड होता है तो वो अपने आप में दूसरी क्वालिटी शो करने लग जाता है. जैसे मिनरल एक्सपेंड, और वो दूसरी अपने जो साथ वाले मिनरल है उसको पुश करता है नेबर में, और जैसे टेम्परेचर फॉल होता है तो वापस वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट फॉर्म हो जाता है. बिकॉज ऑफ डायनल चेंज इन द टेम्परेचर, द इंटरनल मूवमेंट अमंग द मिनरल ग्रेन्स ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द रॉक्स टेक्स प्लेस रेगुलरली. क्योंकि एकदम से गर्म हुआ, एकदम से ठंडा हुआ, तो ये कि रेगुलर वे में चलता रहता है. दिस प्रोसेस इज मोस्ट इफेक्टिव इन ड्राई क्लाइमेट्स एंड हाई एलिवेशन वेयर डायनल टेम्परेचर चेंजेस आर ड्रास्टिक. As has been mentioned earlier, though these movements are very small, they make the rock weak due to continuated fatigue. Okay, ये बहुत स्मॉल होते हैं, तो एक रेगुलर फोर्स अप्लाई हो रही होती है, उसकी वजह से ये चेंज होते रहते हैं. The surface layers of the rocks tends to expand more than the rock at the depth. ठीक है, क्योंकि सरफेस लेयर जो होती है उस पर ही मोस्टली सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आप एक्सोजेनिक भी लेंगे और इंडोजेनिक भी लेंगे, वो ज्यादा तरीके से इफेक्ट करते हैं. तो जो सरफेस लेयर होता है वो ज्यादा ही वल्नरेबल होता है एज कम्पेयर टू द रॉक्स बीनीथ द अर्थ. Due to the differential heating beneath the crust, due to differential heating and resulting expansion and contraction of surface layer and their subsequent exfoliation from the surface result in a smooth rounded surface is in rocks. ठीक है, ये सेम चीज है कि रॉक्स में चेंज होता रहेगा. अब फ्रीजिंग, थॉइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग, ये सब अभी हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ रहे हैं. ओके, Frost weathering occurs due to growth of ice within pores and cracks of rocks during repeated cycle of freezing and melting. ठीक है, फ्रॉस्ट वेदरिंग क्या होता है? ग्रोथ ऑफ आइस विद इन पोर्स. पोर्स एक माउंटेन में छोटा सा गड्ढा है, उसमें जैसे ही वहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा तो उसमें आइस डेवलप हो जाएगी, और जैसे ही मेल्टिंग टेम्परेचर होगा तो आइस लूज हो जाएगी. तो इसी की वजह से ना, ड्यू टू रिपीटेड साइकिल ऑफ फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, दिस प्रोसेस इज मोस्ट अफेक्टेड एट हाई एलिवेशन इन मिड लैटिट्यूड्स. वहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दरार आने लग जाती है. ग्लेशियल एरियाज आर सब्जेक्टेड टू फ्रॉस्ट
frost wedging daily. जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पे डेली ऐसा होता है. In this process the rate of the freezing is important. Rapid freezing of water causes its sudden expansion and high pressure. जैसी rapid freezing of water होता है वो एकदम से उसका sudden expansion होता है और high pressure आ जाता है उसके अंदर. जितना ही चीज सिकुड़ जाती है उसमें उतना ही प्रेशर ज्यादा लग रहा होता है. The resulting expansion affects joint cracks and smaller intergranular fractures and all. Now, salt weathering. Salt in rocks expand due to thermal action, hydration and crystallization. ड्यू टू थर्मल एक्शन हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन. मैनी सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड बेरियम हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड. ठीक है, ये सारे सॉल्ट्स होते हैं और एक पर्टिकुलर टेंडेंसी तक ये सर्वाइव कर पाते हैं और इनके उसके बाद ये एक्सपेंड होने लग जाते हैं. एक्सपेंशन ऑफ दीज सॉल्ट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड देयर थर्मल प्रॉपर्टीज. एक तो टेम्परेचर कैसा है और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट कैसी है. हाई टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 30 to 50 डिग्री ऑफ सरफेस टेम्परेचर इन डेजर्ट फेवर सच सॉल्ट एक्सपेंशन. Salt crystal in near surface pores cause splitting of individual grains within rocks which eventually fall off. The presence of falling of individual grains may result in a granular disintegration or granular foilation. ठीक है, वो ये चीज बता रखी है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाते हैं. डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं तो उनके बीच की इंटरेक्टिव फोर्स कम हो जाती है जिसकी वजह से वो लूज होने लग जाते हैं. सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेसेस. ठीक है, सॉल्ट वेदरिंग के अंदर भी सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है. तो in the area with alteration, wetting and dyeing conditions, salt crystal growth is favored with neighboring grains are pushed away. ठीक है, in the areas with alternating wetting and drying conditions, जहाँ पे एकदम से ही बारिश हो रही है और एकदम से सूखा पड़ रहा है वहाँ पे salt crystal growth is favored. और salt crystal growth वहाँ पे ही ज़्यादा अच्छे से होती है और neighboring grains are pushed away. जैसे ही contrast होगा फिर एकदम से expand होगा तो जो बाजू के मटेरियल है वो push away होंगे. Sodium chloride and gypsum crystals in desert areas heave up overlying layer of material and with the result polygonal cracks develop over the heaved surface. ये एक एग्जाम्पल दे रखा है. सोडियम क्लोराइड एंड जिप्सम क्रिस्टल इन डेजर्ट एरिया. जो डेजर्ट एरिया में ये दोनों मटेरियल होते हैं वो हीव अप ओवरलाइनिंग लेयर्स ऑफ मटेरियल, एक दूसरे के ओवरलाइनिंग लेयर ऑफ मटेरियल बना लेते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे पॉलीगोनल क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं. तो हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल पढ़ लिया, केमिकल पढ़ लिया, हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड वेदरिंग पर आते हैं. बायोलॉजिकल वेदरिंग इज contribution toward removal of the mineral and ions from the weathering environment and physical changes due to growth or movement of the organism. ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होगा, मतलब कोई लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग क्रिएचर इन्वॉल्व है. बरिंग एंड वेजिंग बाय ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म, टर्मस्टार, लॉडेंट्स हेल्प इन एक्सपोजिंग द न्यू सरफेस टू द केमिकल अटैक. ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म्स होते हैं वो जो होते हैं वो सॉइल या फिर अर्थ क्रस्ट को उसके अंदर रहते हैं या फिर उसको इवॉल्व करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो न्यू क्रस्ट होता है, न्यू सरफेस होता है, वो केमिकल एक्शन को फेस करता है और उसकी वजह से उसके अंदर जो है चेंज आता है केमिकली भी और फिजिकली भी. असिस्ट इन द पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर. ह्यूमन बीइंग्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजिटेशन, प्लोइंग एंड कल्टिवेटिंग सॉइल्स आल्सो हेल्प इन मिक्सिंग एंड क्रिएटिंग न्यू कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर, वाटर एंड मिनरल्स. ह्यूमन भी डिफरेंट वेजिटेशन कवर करके एयर, वाटर और अर्थ मटेरियल में कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं डिफरेंट तरीके का. अब यहाँ पे सम स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग. अब वेदरिंग के कुछ स्पेशल इफेक्ट्स कैसे होते हैं. दिस इज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड सॉल्ट वेदरिंग. एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट बट नॉट अ प्रोसेस. ठीक है, एक्सफोलिएशन एक रिजल्ट होता है कि वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा हीट लग रही है. एक्सफोलिएशन जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि एक ही स्टोन की डिफरेंट लेयर्स पाइल अप हो जाती है, वो डिफरेंट लेयर में ब्रेक होने लग जाता है. एक ही स्टोन जो है वो सर्कुलर हो जाता है, राउंड ऑफ हो जाता है और उसकी साइड एजेस कट जाती हैं. फ्लेइंग ऑफ और मोर और लेस कर्व्ड शीट्स ऑफ द शेल्स फ्रॉम ओवर रॉक्स. ठीक है, एंड बेडरॉक रिजल्ट इन स्मूथ एंड राउंडेड सरफेस. वो एक स्क्वायर टाइप का होता है या फिर उसकी कोई एज निकली होती है, तो बिकॉज ऑफ द वेदरिंग वो एज टूटने लगती है जहाँ पे प्रेशर एकदम से पड़ रहा है और वो राउंडेड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिजल्ट की तरह निकल के आ जाता है. जैसे ये राउंड हो गया, पहले एक तरीके से एज हुआ करता था, यहाँ पे फोर्स लगी तो वो ब्रेक डाउन हो तो ये राउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. अब सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग. Weathering processes are responsible for breaking down the rocks into smaller fragments and preparing the way for formation of not only regolith and soil but also erosion and mass movement. ठीक है, अब वेदरिंग की वजह से रॉक्स जो हैं, बड़ी रॉक्स जो हैं, बड़े बड़े पत्थर, वो एक छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड हो गए हैं ऑफ नॉट ओनली रेगुलेटिंग सॉइल बट ऑल्सो इरोजन एंड मास मूवमेंट. अब हमने वेदरिंग तक ही पढ़ा था, अब हम मास मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ना ये मास मूवमेंट और इरोजन में भी बहुत हेल्प करता है. बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इज डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मेंटल्स. नाउ इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक्स वर नॉट वेदर्ड. ठीक है, इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है कि विंड चल रही है और वो कोई भी मटेरियल पे इतनी तेज से पड़ रही है कि उसको ब्रेक कर देगी और उसके मटेरियल को इरोड करके लेके जा रही है अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से. और समझिए, और अब वो छोटे छोटे मटेरियल, जितनी विंड की स्पीड की एनर्जी होगी उतना ही वो मटेरियल करेक्ट कर सकती है. अब ऐसा तो नहीं होता कि हर टाइम सुनामी या फिर बहुत
बहुत हाई वेलोसिटी विंड चलती है, विंड एक नॉर्मली फ्लो होती है रेगुलरली, तो जितना छोटा मिक्सचर और एलिमेंट होगा उतने ही अच्छा इरोजन होगा, ठीक है। और छोटा एलिमेंट मिक्सचर कैसे होगा, जब वेदरिंग वो एक बहुत बड़े बोल्डर पे इफेक्ट करेगी, एक बहुत बड़ा पत्थर है वहां पे वेदरिंग की वजह से वो बहुत बड़े पत्थर से छोटे पत्थर कलेक्ट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से इरोजन भी वर्क करेगा उन पत्थर को कलेक्ट करके कहीं और भेजने के लिए। That means weathering aids mass wasting, erosion and reduction of relief and changes in landform, ठीक है। weathering इन सबको एड करता है, इसमें यही बताया गया। अब हम सेकंड में आते हैं मास मूवमेंट कि मास मूवमेंट क्या होता है। ओके, These movements transfer the mass of the rock debris down the slopes under the direct influence of gravity, ठीक है। हम ये वाली जो क्लास है ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने अभी तक इतना ही पढ़ा है। हमें जो मास मूवमेंट है ये हम सेकंड क्लास में कवर करेंगे, ओके। तो क्योंकि ये चैप्टर काफी लेंथी है और काफी टेक्निकल टर्म्स इसमें आ गए हैं, तो आप एक बार उससे पहले पढ़िएगा। हम ये वाला सेकंड टाइप में सेकंड क्लास में इस फॉर्म मास मूवमेंट से कवर करेंगे, ओके।